दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट से मचे हाहाकार के बीच भारत के उन लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई। कई राज्यों ने तो इससे जुड़े दिशा निर्देश भी जारी कर दिए, जिसमें कर्नाटक का नाम सबसे ऊपर है। कर्नाटक सरकार ने ऐलान कर दिया कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोग ही मॉल और सिनेमाघरों जैसी सार्वजनिक जगहों पर जा पाएंगे। इसके अलावा कर्नाटक में वहां के स्कूल और कॉलेजों में होने वाले सभी आयोजनों पर भी रोक लगा दी गई है। मुश्किलें दिल्ली वालों की भी बढ़ सकती है, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने डीडीएमए को एक प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव में लिखा गया कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई, उनकी सार्वजनिक जगहों पर एंट्री बंद की जाए। कर्नाटक सरकार ने ऐलान किया कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोग ही मॉल और सिनेमाघरों जैसी सार्वजनिक जगहों पर जा सकेंगे। यानी कर्नाटक में अब वही लोग पब्लिक प्लेसेस पर जा सकेंगे जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। इसके अलावा कर्नाटक में वहां के स्कूल और कॉलेजों में होने वाले सभी आयोजनों पर भी रोक लगा दी गई है। मुश्किलें दिल्ली वालों की भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने डीडीएमए को एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में लिखा गया है कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई है, उनकी पब्लिक प्लेसेस में सार्वजनिक जगहों पर एंट्री बंद कर दी जाए। यानी दिल्ली में वैक्सीन की एक भी डोज न लगवाने वालों की मेट्रो, डीटीसी बसों, मॉल, सिनेमाघरों, रेस्टोरेंट समेत दूसरी सार्वजनिक जगहों पर एंट्री बंद हो सकती है। यह सब कोरोना के नए और खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए किया जा रहा है। तो जो लोग अब तक वैक्सीन से दूरी बनाए हुए हैं, राज्य सरकारें उन्हें सार्वजनिक जगहों से दूर रखने का फैसला कर सकती हैं। सभी राज्यों को ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में जानकारी जुटाने के निर्देश दिए। सभी राज्यों को इस वेरिएंट के नए मरीज का पता चलते ही जरूरी कदम उठाने की सलाह भी दी गई है। अभी तक देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मरीज सामने आ चुके हैं और दोनों ही मरीज कर्नाटक में मिले हैं। लेकिन इस मामले में सरकार की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि देश भर में कोरोना के कई मरीज ऐसे हैं जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आनी बाकी है। यानी ऐसे मरीज जो कोरोना पॉजिटिव तो हैं, लेकिन अभी तक यह नहीं पता कि उनमें कोरोना का नया वेरिएंट है या नहीं। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में ऐसे संदिग्ध मरीजों की तादाद 12 है, जबकि जयपुर में भी दक्षिण अफ्रीका से लौटे एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उनके सैंपल भी आगे की जांच के लिए भेज दिए गए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए हिमाचल सरकार ने ऐलान किया है कि विदेश से आने वाले हर यात्री की जांच होगी। चिंता का विषय पूरे दुनिया देश के लिए ये बना हुआ, ये जो ओमिक्रॉन जो नया एक वायरस का एक रूप आया है, तो इस वेरिएंट को चेक करने के लिए जो मैकेनिज्म पूरे देश भर में और पूरी दुनिया भर में जो सभी देशों ने, सभी प्रदेशों ने उठाए हैं, उस दृष्टि से हमने भी कहा है, खासतौर से इसमें बाहर से, विदेश से जो यात्री आ रहे हैं उनको अपना ट्रैवल हिस्ट्री और सारी चीज़ों को लेकर के इस प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। उनकी चेकिंग, उनकी टेस्टिंग जो है वो लाजमी करेंगे। इस बात को लेकर के हमने बात की है। एक तरफ देश और दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही है जहां लोगों की लापरवाही साफ नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के देवास में बाजारों में उमड़ी भीड़ में ज्यादातर लोग बिना मास्क के दिखाई पड़े। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिश हो रही है कि लोग मास्क के बिना बाहर नहीं निकले, लेकिन प्रशासन की सख्ती के बाद भी लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए अलग अलग राज्यों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में भी अस्पतालों में कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ने की वजह से तैयारी तेज कर दी गई है। वहां इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा की व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही 200 आईसीयू बेड के साथ करीब 600 बेड भी तैयार रखे गए हैं। बच्चों के लिए भी अस्पताल प्रशासन ने पूरे इंतजाम होने का दावा किया। करीब 600 बेड आईजीजीएमसी नागपुर में हॉस्पिटल में तैयार किए जा चुके हैं। उसके अंदर में करीब 200 आईसीयू बेड्स है, 160 अडल्ट आईसीयू बेड्स है और करीब 35 से 40 छोटे बच्चों के लिए पीडियाट्रिक आईसीयू बेड्स तैयार किए जा चुके हैं। ऑक्सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में स्टोरेज की व्यवस्था की गई है। 2 ऑक्सीजन के बड़े प्लांट्स हमारे पास में अवेलेबल है, जिसमें एक 20 किलोलीटर की कैपेसिटी का और एक 6 किलोलीटर की कैपेसिटी का है। इसके अलावा
माननीय जिलाधिकारी, माननीय विभागीय आयुक्त, मनपा आयुक्त, इनके दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार 2 PSA प्लांट भी यहाँ पर तैयार करने की प्रक्रिया जो है लगभग पूर्णता की ओर है। तो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स, इसके अलावा बेड्स की जो है दवाइयों की किल्लत ना हो, इस तरह से तैयारी की जाए। दिल्ली के पास गुरुग्राम में दिल्ली पुलिस के एसीपी के बेटे से हुई मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई। यह मामला 26 नवंबर का है। आरोप लगा कि एक पेट्रोल पंप पर एसीपी के बेटे के साथ वहां के कर्मचारियों ने उस दिन मारपीट की, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें पीली जैकेट पहना एक शख्स और उसके साथी मारपीट करते दिखे। दावा किया गया कि वीडियो में दिख रहे जिस शख्स से मारपीट की गई वो दिल्ली पुलिस के एसीपी का बेटा है, जिसे कुछ लोगों ने घेर लिया। इन लोगों की पहले उससे बहस हुई और देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि पीली जैकेट पहना शख्स डंडा लेकर आ गया, जिसके बाद उसने और उसके साथियों ने पीड़ित को दौड़ा दिया। वीडियो में दिखा कि इन लोगों ने बैरिकेड के पास पहुंचकर उसे घेर लिया। आरोप लगा कि इन लोगों ने उसे इतना पीटा कि वो 5 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहा। एक दिन पहले ही उसने पुलिस को इस बारे में बयान दिया था, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। पीएम मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी वहां देहरादून के परेड ग्राउंड में विजय संकल्प महारैली को संबोधित करेंगे। पीएम उत्तराखंड को 18,000 करोड़ की सौगात भी सौंपेंगे। पीएम मोदी वहां दिल्ली से देहरादून तक इकोनॉमिक कॉरिडोर और 4 धाम के लिए नई सड़क के उद्घाटन और शिलान्यास समेत कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर लंबा होगा, जिसका शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। इसकी लागत करीब 12,000 करोड़ रुपए की होगी। इस एक्सप्रेसवे का बड़ा हिस्सा पश्चिमी यूपी से होकर गुजरेगा। अपने उत्तराखंड दौरे से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट किया और लिखा कि देवभूमि उत्तराखंड की विकास यात्रा में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ेगा। देहरादून में दोपहर 1 बजे मुझे 18,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का सौभाग्य प्राप्त होगा। इनमें दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा समेत कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। बिहार विधानसभा में मंत्री की गाड़ी रोके जाने पर हंगामा हो गया। बिहार सरकार में मंत्री जीवेश कुमार की गाड़ी को विधानसभा से बाहर जाते वक्त रोकने का मुद्दा सदन में उठा और विपक्ष ने इस पर हंगामा कर दिया। हालांकि चर्चा के दौरान जीवेश कुमार ने साफ कर दिया कि कुछ शर्तों के साथ उन्होंने उस डीएम और एसपी को माफ कर दिया, जिनकी गाड़ी की वजह से उन्हें रोका गया था। उनको क्षमा किया इस शर्त पर कि उन्होंने कहा कि इसकी जांच होगी। हालांकि इस मामले को तूल देने के चक्कर में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जो कुछ कह बैठी, उस पर नया विवाद शुरू हो गया। मंत्री तो वो मंत्री हैं, उनको तो थप्पड़ नहीं लगा, गाड़ी नहीं रोका, लात मुका दीपक के लोगों को पीटा गया। तापसी पन्नू की फिल्म शाबाश मिट्ठू 4 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में वो महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज के किरदार में नजर आएंगी। प्रधानमंत्री मोदी देहरादून में दोपहर को एक जनसभा करेंगे। इस दौरान वहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी होगा। इससे पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में होने वाले इस कार्यक्रम से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया। जब से ये समाचार मिला कि प्रधानमंत्री जी यहाँ आने वाले हैं, दूर दराज के लोग अपने साधनों से देहरादून पहुँच रहे हैं। दोपहर बाद बीसीसीआई की आम सभा की एक बैठक होगी। इस बैठक में भारतीय टीम के दक्षिण अफ्रीका दौरे पर फैसला हो सकता है। दोनों टीमों के बीच 17 दिसंबर से टेस्ट सीरीज की शुरुआत होनी है, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए ये दौरा होगा या नहीं अभी तय नहीं है। बिहार में आरजेडी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और जाति के आधार पर जनगणना करवाने की मांग की। हंगरी में क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही। हर साल की तरह वहां इस बार भी एक मशहूर एक्वेरियम में मछलियों से भरे एक विशाल वाटर टैंक के अंदर क्रिसमस ट्री लगाया गया, जिसके लिए 2 गोताखोर सांता क्लॉस बनकर पानी में उतरे। और फिर राजधानी बुडापेस्ट से ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिनमें दुनिया को सांता क्लॉस बिल्कुल अलग अवतार में देखने को मिले। रंग बिरंगी मछलियों और खूंखार शार्क के बीच सांता बने दोनों गोताखोर 10 लाख लीटर पानी से भरे टैंक के अंदर एकदम सजा धजा क्रिसमस ट्री लेकर पहुंचे और उसे वहीं लगा दिया। तोहफे लाने वाले सांता को पानी में तैरते देखकर बच्चे इतने खुश हुए कि वो वाटर टैंक पर टकटकी लगाए देखते रहे। दोनों गोताखोर भी वेट सूट, भारी भरकम डाइविंग इक्विपमेंट और उसके ऊपर सांता की कॉस्ट्यूम पहनने के बावजूद इस पल के मजे लेते रहे। वो बच्चों को हाय करते नजर आए। बताया गया कि छुट्टियां खत्म होने तक क्रिसमस ट्री वाटर टैंक के अंदर ही रहेगा।
गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे, जहां जैसलमेर में अमित शाह दोपहर करीब 3 बजे तनोट राय माता मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके बाद वो शाम को करीब 4 बजे रोहताश बॉर्डर आउट पोस्ट का दौरा करेंगे। शाम करीब 6:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह एक सैनिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। रात करीब 8 बजे अमित शाह जवानों के साथ बॉर्डर पर ही खाना खाएंगे और फिर उनके साथ बातचीत होगी। 5 दिसंबर को अमित शाह बीएसएफ के 75वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। बीएसएफ का स्थापना दिवस पहली बार जैसलमेर में मनाया जा रहा है। अमेरिका से जारी तनातनी के बीच रूस ने प्रशांत महासागर के इलाके में एक अभ्यास कर दुनिया को चौंका दिया। रूस ने वहां जापान के दावे वाले मथुआ आइलैंड पर अपनी मिसाइलों को तैनात कर ताकत दिखाई, जिसकी रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से तस्वीरें भी जारी की गईं। वीडियो में एक खास तरह का जंगी जहाज समंदर के किनारे खड़ा नजर आया। इस जंगी जहाज में कई ट्रक लदे थे जो एक एक कर नीचे जमीन पर उतर आए। इसी तरह जमीनी ठिकानों में मौजूद ट्रकों को भी बाहर निकाला गया। ये ट्रक भी कोई ऐसे वैसे ट्रक नहीं थे। इनमें खतरनाक किस्म की मिसाइलें लदी थीं जो समंदर में 500 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद टारगेट को भी तबाह करने की ताकत रखती हैं। अभ्यास के दौरान ये सभी ट्रक आइलैंड पर पहले से बने खास ठिकानों पर ले जाए गए, जहां उनमें तैनात मिसाइलों को हमले के लिए तैयार किया गया। जापान से एक रेस्क्यू ऑपरेशन का सांसें अटका देने वाला वीडियो सामने आया। वहां समंदर में फंसे 69 साल के एक बुजुर्ग को जापान के कोस्ट गार्ड ने बाल बाल बचा लिया। बताया गया कि बुजुर्ग की नाव समंदर में पलट गई थी और एक दिन तक वो उसी नाव का सहारा लेकर भूखे प्यासे ठंडे पानी के थपेड़े खाते रहे। जिसकी जानकारी मिलते ही कोस्ट गार्ड के जवान समंदर में उतर गए। तेज लहरों पर हिचकोले खाती उनकी नाव जैसे तैसे आगे बढ़ती दिखी। बताया गया कि बचावकर्मी लगभग 24 घंटे तक समंदर में बुजुर्ग की तलाश में जुटे रहे और जब उनकी नजर उन पर पड़ी तब बुजुर्ग जिंदगी और मौत के बीच झूलते दिखे। अपनी पलटी हुई नाव का सहारा लेकर प्लास्टिक शीट से खुद को ढके बुजुर्ग ठंड के मारे बुरी तरह कांपते नजर आए। उनकी हालत देखते ही कोस्ट गार्ड के जवानों ने उन्हें लाइफ जैकेट पहनाई और अपनी नाव पर चढ़ाया। रेस्क्यू बोट पर चढ़ाते ही बुजुर्ग को तुरंत कंबल से ढका गया और अस्पताल पहुंचाया गया। कोस्ट गार्ड की फुर्ती से बुजुर्ग की जान जाते जाते बची। देहरादून में राहुल गांधी सैनिक सम्मान रैली करेंगे। राहुल गांधी 16 दिसंबर को देहरादून में एक रैली करेंगे। इस जनसभा में 1971 की लड़ाई में शामिल रहे कई पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से मौत के आंकड़ों पर लोकसभा को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी राज्यों से इसके आंकड़े मांगे गए थे, लेकिन 19 राज्यों ने ही जवाब दिया। उनमें भी सिर्फ पंजाब ने बताया कि उसके यहाँ ऑक्सीजन की कमी से 4 मरीजों की मौत का शक है। केवल पंजाब ने ही राइटिंग में ऐसा कहा कि हमारे यहाँ 4 सस्पेक्टेड डेथ हुआ है। राजस्थान के भरतपुर में एक दलित छात्रा ने 2 लड़कों पर उसका अपहरण कर गैंगरेप करने का आरोप लगाया। बताया गया कि 29 नवंबर को वो छात्रा कॉलेज जा रही थी, तभी मोटरसाइकिल सवार आरोपी उसे जबरन जंगल में ले गए। जब इसकी शिकायत लेकर पीड़ित के परिवार वाले थाने पहुंचे तो आरोप है कि वहां के एसएचओ ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया। थाने रिपोर्ट दर्ज करावे, रिपोर्ट दर्ज नहीं करी उनने, फिर नहीं सुनवाई होगी। परेशान होकर पीड़ित और उसके घर वाले एसपी से गुहार लगाने पहुंचे, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। जांच का विषय है, सीओ से इसके बारे में जांच करवा ली जाएगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक अस्पताल के 4 डॉक्टरों समेत 9 कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। बताया गया कि इस अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने के लिए एक कैंप लगाया गया था, जिसमें शामिल कुछ लोगों ने ऑपरेशन के बाद आंखों की रोशनी चले जाने का आरोप लगाया। इसी के बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की। यूपी टीईटी परीक्षा पेपर लीक मामले में प्रियंका गांधी ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की। उन्होंने बीजेपी के एक विधायक के भाई पर एग्जाम का पेपर लीक करने का आरोप लगाया और इसके लिए उन्होंने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने विधायक के भाई को इस मामले का मास्टरमाइंड करार दिया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इस मुद्दे पर निशाने पर ले लिया। पेपर आउट हो गया, परीक्षा रद्द की गई, भर्ती फिर से लटक गई। प्रियंका गांधी के आरोपों के बाद बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की और उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड के 5,000 करोड़ के घोटाले में 50,000 की जमानत पर हैं। वो राजनीति में शुचिता की बात कर रही हैं। भारी बर्फबारी ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर पर कब्जा जमा लिया। बताया गया कि सर्दी के इस मौसम में जितनी बर्फ 1 महीने में गिरती है, उसकी 1/3 महज 24 घंटे में गिर गई।
जिसका नतीजा ये हुआ कि हर चीज पर बर्फ का कब्जा नजर आया। शहर में बर्फ की बेलगाम बारिश हुई तो जगह जगह सफेद पहाड़ खड़े हो गए। इतनी बर्फबारी में सड़कें तो जैसे गायब ही हो गईं। बर्फ के इस आतंक से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू किया गया। बताया गया कि एक दिन में वहां से 7,700 क्यूबिक मीटर से भी ज्यादा बर्फ हटाई गई, जिसके लिए 1,000 से ज्यादा गाड़ियों को काम पर लगाया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने पीएम नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया कैंपेन की तारीफ की। इसके अलावा देश में डिजिटल क्रांति में रिलायंस जियो में भूमिका को अहम बताया। वो फिटनेस के मंच इन्फिनिटी फोरम में बोल रहे थे। A world-class digital infrastructure that has reached all our cities, towns, and almost all our 600,000 villages. Again, thanks to Prime Minister Modi's Digital India vision. A person in the remotest village can today learn from the latest developments from around the world, consult and collaborate with people across continents, and share her views or his views on global platforms. उत्तर प्रदेश के चंदौली से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां ट्रेन में चढ़ने की जल्दबाजी के चक्कर में एक यात्री की जान पर बनाई। वो चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में आ गया, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। इसमें वो आदमी दौड़कर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही उसने ट्रेन के अंदर घुसने की कोशिश की, उसका पैर फिसल गया। बैलेंस बिगड़ते ही उसका हाथ रेलिंग से छूटा और वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में जा गिरा। जैसे ही हादसा हुआ, वहां मौजूद लोग ट्रेन की तरफ दौड़े। बताया गया कि उस वक्त पर आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस फोर्स की मुस्तैदी काम आई, जिनके जवानों ने फौरन ट्रेन को रुकवा दिया। ट्रेन के पूरी तरह रुकने तक वो आदमी जिंदगी और मौत से जूझता रहा। इसके बाद जैसे ही ट्रेन रुकी, उसे जवानों ने बाहर खींच लिया, जिसकी वजह से उसकी जान बच पाई। हालांकि उसके सिर पर कुछ चोट जरूर आई, जिससे खून बहता दिखाई दिया। अमेरिका के राज्य मोंटेना से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां तेज हवाओं की वजह से जंगल में लगी आग ने रिहायशी इलाके का रुख कर लिया, जिसके बाद हालात और खराब हो गए। वहां गुरुवार को जंगल की आग कुछ घरों तक पहुंच गई, जिसकी वजह से वो पूरी तरह बर्बाद हो गए। इस आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां वहां मौजूद नजर आई। दावा किया गया कि उस पूरे इलाके को बुधवार को ही खाली करवा दिया गया था, जिसकी वजह से किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने टास्क फोर्स का गठन कर दिया। ये जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करके दी और बताया कि प्रदूषण को कम करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए टास्क फोर्स के गठन की जानकारी भी हलफनामे में दी गई। इन नियमों के तहत दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूल भी अगले आदेश तक बंद रखे जाएंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी राज्य प्रदूषण को कम करने पर ध्यान दें और केंद्र को आदेश दिया कि जो भी हलफनामे में कहा गया उसे लागू करें। सुनवाई के दौरान इस मामले में यूपी सरकार के वकील की तरफ से दलील दी गई कि जो हवा दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण फैला रही है वो पाकिस्तान की तरफ से आ रही। इस पर कोर्ट ने यूपी सरकार के वकील से कहा कि क्या वो ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की फैक्ट्रियों को बंद करवा दे। कोर्ट ने यह सख्त टिप्पणी भी की कि यूपी सरकार के वकील पाकिस्तान पर नहीं, यहां के मुद्दों पर बात करें। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान जवाद कुछ ही घंटों में समुद्र के तट से टकरा जाएगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि जवाद नाम का यह तूफान उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के बीच किसी भी वक्त टकराएगा और यही वो हिस्सा होगा जहां सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए आंध्र प्रदेश और ओडिशा में तूफान से निपटने की तैयारियां तेज कर दी गईं। ओडिशा में तो लोगों को समुद्र के पास भी जाने से रोक दिया गया है, क्योंकि तूफान की आहट से ही ओडिशा के कई जिलों में मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी। जो चक्रवाती तूफान आ रहे हैं उसी हिसाब से प्रशासन सारी व्यवस्था कर रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जब तूफान तट से टकराएगा तो तेज हवाएं चलने के साथ भारी बारिश भी होगी। This cyclonic storm will be accompanied by heavy to very heavy rainfall. इसीलिए मछुआरों को पहले ही समुद्र में जाने से रोक दिया गया और एनडीआरएफ की कई टीमों को तैनात कर दिया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अपनी खास गाड़ियों और औजारों के साथ उन सभी जिलों में तैनात कर दी गईं जहां नुकसान की आशंका है। हालांकि अभी मौसम विभाग ने जवाद तूफान को यास या गुलाब जितना ताकतवर तो नहीं बताया, लेकिन सरकार की तैयारियों और सावधानियों में कोई कमी नहीं है, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी में बना ये चक्रवात जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसकी रफ्तार और इसके मिजाज में बदलाव आ सकता है। मतलब ये कि अभी ये तूफान जितना ताकतवर और तेज दिख रहा है, तट की तरफ बढ़ते हुए इसकी ताकत इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक तूफान सुबह किसी भी वक्त दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के बीच में तट से टकराएगा
और उसके बाद पश्चिम बंगाल से होता हुआ बांग्लादेश की तरफ बढ़ जाएगा। हालांकि बंगाल और बांग्लादेश में तूफान कमजोर हो सकता है। तूफान की चाल पर नजर रख रहे मौसम विभाग के मुताबिक 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है, जबकि आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान भी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बीएसएफ के कुछ जवानों ने एक विस्फोटक को नष्ट कर दिया, जिसे आतंकियों ने सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने के लिए सड़क पर बिछाया था। लेकिन वक्त रहते बीएसएफ के जवानों को इसका पता चल गया और उन्होंने उसे एक खाली जगह पर ले जाकर नष्ट कर दिया। पूरी सावधानी से जवानों ने इस काम को अंजाम दिया, जिसके लिए उनके अफसर उन्हें लगातार सलाह देते रहे। अभी आपको जैसे पता गया। इससे पहले बीएसएफ के जवानों ने सतर्कता बरतते हुए ही उस विस्फोटक को सड़क से उठाया और दूसरी जगह उसे नष्ट करने के लिए ले गए। आज से अमित शाह राजस्थान का दौरा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो जैसलमेर में तनोट माता मंदिर और भारत पाकिस्तान सीमा पर बनी चौकियों पर भी जाएंगे। इसके बाद गृह मंत्री रविवार को बीएसएफ के एक समारोह में हिस्सा लेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए हिमाचल सरकार ने विदेश से आने वाले हर यात्री का कोरोना टेस्ट करवाने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र सरकार ने डीजी होमगार्ड और मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को सस्पेंड कर दिया। सूत्रों के मुताबिक परमबीर सिंह ने अपने निलंबन के आदेश को स्वीकार कर लिया है। कोस्ट गार्ड ने भारतीय सीमा में घुसाए 2 पाकिस्तानी नावों को अपने कब्जे में ले लिया। इन दोनों नाव में 18 लोग मौजूद थे, जिन्हें गुजरात के ओखा लाया गया। झारखंड के गिरिडीह में चोरी करने आए एक लड़के की गांव वालों ने जमकर पिटाई कर दी। गांव वालों की पिटाई से घायल हुए लड़के को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यूपी के जौनपुर में 2 गुटों के बीच हुई झड़प को शांत करवाने पहुंची पुलिस पर हंगामा कर रहे लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें 6 पुलिस वाले घायल हो गए। सर्बिया में पाकिस्तान के दूतावास ने कुछ ऐसे ट्वीट किए जिससे पाकिस्तान की इमरान खान सरकार मुश्किल में पड़ गई। ट्वीट में पाकिस्तान के ही अफसरों ने दावा किया कि उन्हें 3 महीने से तनख्वाह तक नहीं मिली और उनके बच्चों को फीस न दिए जाने की वजह से स्कूलों से निकाले जाने की नौबत है। पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था और इमरान खान के नए पाकिस्तान का सच भी इस ट्वीट के साथ ही दुनिया के सामने आ गया। साथ में एक गाने का वीडियो भी इंटरनेट पर डाला गया। सावन महंगा हो जाए तो आपने लगाना नहीं, आपने गाना भी इमरान खान को आईना दिखाने वाला ही था, जिसमें इमरान के ही भाषण की एक लाइन का इस्तेमाल किया गया। कौम को लोरी देने दो, कौम को जगाना नहीं, वीडियो पाकिस्तान के ही दूतावास के ट्विटर हैंडल से डाला गया, इसलिए पाकिस्तान की दुनिया भर में फजीहत होने में देर नहीं लगी। भारत ने भी पाकिस्तान को घेरने का मौका नहीं चूका। उनकी अपनी खुद की कंगाली और दूसरी तरफ जिस तरह से आतंकवादियों को प्रेशर है। लेकिन सर्बिया से लेकर लाहौर तक पाकिस्तान की सरकार हरकत में आ गई। पहले तो पुराना ट्वीट डिलीट करवाया गया और फिर एक नए ट्वीट के जरिए सफाई दी गई। नए ट्वीट में लिखा गया कि किसी ने दूतावास के सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिए थे। स्पेन के ला पाल्मा में 10 हफ्ते पहले फटे ज्वालामुखी ने अब और खतरनाक रूप ले लिया। विस्फोट के बाद कमजोर पड़ चुकी बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर नीचे लुढ़कने लगी और वो कुछ इमारतों के लिए खतरा बन गई। वहां से ऐसी ही कुछ डरावनी तस्वीरें सामने आई, जिनमें धधकती हुई एक बड़ी चट्टान धीरे धीरे नीचे की तरफ आती दिखी। इसके अलावा कुछ छोटी चट्टानें भी दिखी, जो रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ती हुई नजर आई। दूर से ली गई इन तस्वीरों के बारे में बताया गया कि ये चट्टानें बहुत बड़ी बड़ी है और नीचे आने के बाद बड़ी तबाही का सबब बन सकती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सांसें अटका देने वाली कुछ और तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें ज्वालामुखी से निकलते अंगारे आसमान छूने को बेताब दिखे और उस पर वो डरावनी आवाज जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। ऐसे लगा जैसे कि ज्वालामुखी को एक पल का चैन नहीं, वो तो बस बेतहाशा आग उगलने पर आमादा नजर आया। मुहाने पर कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि मौत के ऐसे बड़े बड़े कुएं, जिनसे खौलते लावे के फव्वारे अंगारे बनकर फूटते दिखे। ऐसा भयानक विस्फोट की देखने वाले के रोंगटे ही खड़े हो जाए, और उस पर भी लावे के साथ जहरीली गैसों और राखों का विकराल गुबार किसी बवंडर की तरह आसमान में उठता नजर आया।